गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद मुनीस नैन पर। तो हम 12th क्लास ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर रीड कर रहे हैं, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसमें हमारा टॉपिक रहेगा जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। तो जो पृथ्वी पर जनसंख्या 600 करोड़ से भी अधिक है, इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या को शताब्दियाँ लगी हैं, कि बहुत लंबा समय लगा है जनसंख्या को यहाँ तक आने के लिए। तो आरंभिक कालों में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, कि जो मनुष्य की उत्पत्ति के आरंभिक काल थे, कि जो सभ्यता का प्रारंभिक चरण थे, उस समय जो जनसंख्या बढ़ रही थी वो धीरे धीरे बढ़ी। लेकिन विगत कुछ 100 वर्षों के दौरान ही जनसंख्या आश्चर्यजनक दर से बढ़ी है आपकी। चित्र 2.3 जनसंख्या वृद्धि की कहानी को बताता है। आगे एक चित्र देखेंगे, उसमें जनसंख्या वृद्धि दिखाई गई है आपकी। तो जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, ये 3 अलग अलग बिंदुओं के द्वारा हम स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लगभग 8000 से 12000 वर्ष पहले, जब कृषि का उद्भव हो गया था और उसके आरंभ के पश्चात जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था, और जनसंख्या का आकार मोटे तौर पर था आपका 80 लाख के आसपास। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते विश्व व्यापार ने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए मंच तैयार किया। 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। देखिए, लगभग 8000 से 12000 वर्ष पूर्व, उस समय पर जब कृषि का आरंभ और उद्भव हुआ था, जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था, लगभग 80 लाख थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं कि ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। जब 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ता विश्व व्यापार बढ़ने लगा, क्योंकि नए नए देशों की खोज की गई, तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, व्यापार करने लगे। इससे क्या हुआ, एक स्थान की तुलना में दूसरे स्थान की जनसंख्या में वृद्धियाँ होने लगी। तो लगभग 1750 के आसपास जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, औद्योगिक क्रांति आई थी, तो उस समय विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ हो गई थी आपकी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। अब तक प्राप्त प्रौद्योगिकी प्रगति ने जन्म दर को घटाने में सहायता की और त्वरित जनसंख्या वृद्धि के लिए मंच प्रदान किया। तो यहाँ जन्म दर की जगह मृत्यु दर को घटाने में सहायता की है, कि जब 18वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, औद्योगिक क्रांति आ गई थी, तो विश्व जनसंख्या एकदम से बढ़ी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी मिलने लगी थी लोगों को। जो मृत्यु दर थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से जो मृत्यु दर वो कम हो गई थी आपकी, और जो जनसंख्या वृद्धि, तेज़ गति से जनसंख्या वृद्धि बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान हो गया था। तो इस वजह से जो जनसंख्या वृद्धि में एकदम से तीव्र गति से वृद्धि हुई है। तो ये जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, इसके कुछ कारण भी रहे हैं आपके। तो पहला तो यही था कि मृत्यु दर में गिरावट हो गई है आपकी, मृत्यु दर में गिरावट। कि जो विश्व में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या रहा है, मृत्यु दर में गिरावट है। कि पिछले लगभग 50 वर्षों में जो वैज्ञानिक उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं, जो स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, उसके कारण जो बीमारियां थी या महामारियां थी, उनके ऊपर नियंत्रण आने लगा है, और इस वजह से मृत्यु दर में भारी कमी हुई है। लेकिन जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर कम हो गई, इस वजह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। दूसरा पॉइंट है, जैसे खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति बढ़ गई है, कि जो खाद्यान्नों और खाद्य पदार्थों की जो निश्चित और नियमित आपूर्ति से भी जनसंख्या वृद्धि हुई है आपकी। क्योंकि जो कृषि है, गहन कृषि करने लगे हैं, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो गया है, अच्छे खाद बीजों का उपयोग किया जाने लगा है, इससे जो कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब कृषि का उत्पादन बढ़ गया तो अकाल पड़ने कम हो गए हैं, लोगों को खाना मिल जाता है। पहले अकालों के कारण ही ज़्यादातर लोग मर जाते थे, तो इस वजह से भी आपकी जनसंख्या वृद्धि हुई है। तीसरा पॉइंट बनता है, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक विकास हुआ है आपका, औद्योगिक क्रांति आई थी, तो औद्योगिक क्रांति के कारण भी जैसे खनन, उत्पादन, उद्योग, परिवहन, व्यापार, तकनीक इत्यादि, इन सभी क्षेत्रों का विकास हुआ, जिससे रोजगार के माध्यम बढ़े हैं, और मनुष्य का जो जीवन स्तर था उसमें सुधार आया। उसके पास
इनकम हो गई है, आय हो गई है, तो इसलिए वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता है। वैज्ञानिक प्रगतियाँ हुई हैं कि जो नवीन नए नए आविष्कार किए गए, तो नए नए आविष्कारों ने मानव जीवन को आरामदायक और सुविधाओं से परिपूर्ण बना दिया, जिससे जनसंख्या वृद्धि हो गई है। उसके बाद पहले क्या था, लोग एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, एक देश दूसरे देशों के साथ लड़ाइयाँ होती रहती थी, सुरक्षा की कमी होती थी, तो शांति और सुरक्षा में वृद्धि हो गई है। तो विश्व में प्रगति, सामान्य प्रगति होने लगी है, विस्तार होने लगा, इससे जनसंख्या की वृद्धि भी होने लगी है आपकी। तो जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति है वो विभिन्न महाद्वीपों में अलग अलग पाई जाती है। किसी महाद्वीप में तो जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ी है, किसी में धीमी गति से बढ़ी है। तो इस तरह से ये जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां हैं आपकी। विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि की सहायता की, ये अब हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, मानवीय और प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप इंजन प्रतिस्थापन हो गया, जिसने पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई। इससे कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। कि जो पहले मानव और प्राणी जो सामान को इधर से उधर ले जाते थे, आने जाने के लिए एनर्जी यूज करते थे, उसके स्थान पर क्या हुआ, भाप का इंजन का प्रयोग होने लगा, जिसने पवन और जल के लिए क्या यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई। और कृषि में और जो इंडस्ट्री में तो उस ऊर्जा का प्रयोग किया जाने लगा, और इसी से हमारा विकास होता गया। उसके बाद जो आपका विज्ञान से क्या हुआ, महामारी और अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीके बना दिए गए, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हुआ, स्वच्छता ने पूरे विश्व में मृत्यु दर को तीव्रता से घटाने में योगदान दिया। और मृत्यु दर में तेज गति से कमी हुई, लेकिन जन्म दर उसी दर से चलती रही, तो इस वजह से भी जनसंख्या वृद्धि हुई है आपकी। तो देखिए, ये डायग्राम दिया गया है आपका कि वर्तमान से लगभग 12,000 वर्ष पहले तो जो कृषि का उद्भव और आरंभ हुआ था, तो जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था। कितनी थी, लगभग 80 लाख के आसपास थी यहाँ पर। उसके बाद दूसरी स्टेज आई है कि ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या कितनी थी, लगभग आपकी 30 करोड़ से भी कम थी, 30 करोड़ से कम जनसंख्या थी यहाँ तक। उसके बाद जैसे जैसे आगे 1750 के आसपास का समय आया है, औद्योगिक क्रांति का समय था, तो उस समय आपकी जनसंख्या हो गई थी लगभग 55 करोड़ के आसपास। ये लाख है आपका, ये करोड़ है। तो यहाँ पर देखिए, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई है 1750 के आसपास का समय, तो यहाँ पर जनसंख्या थी आपकी 55 करोड़ के आसपास। उसके बाद अनेक प्रकार की आपकी क्रांतियाँ आई हैं, विकास होने लगा है, चिकित्सा सुविधाएं आ गई, परिवहन की सुविधाएं आ गई, सूचना कंप्यूटर का विकास हुआ है। तो खोज उपनिवेश के बाद का युग है ये सारा का सारा। तो इसके बाद जो जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, और आप देख सकते हैं जो जनसंख्या वृद्धि है वो बिल्कुल तेज़ी से बढ़ती हुई ऊपर की ओर जा रही है आपकी। तो देखिए, 1830 में आपकी जो जनसंख्या थी वो 1 अरब थी। उसके बाद 100 वर्ष लगे जनसंख्या को 2 अरब होने में। कि 1 अरब से 2 अरब होने में कितने वर्ष लगे हैं, 100 वर्षों का समय लगा है। उसके बाद 2 अरब से 3 अरब होने में जनसंख्या को लगा है सिर्फ 30 वर्षों का समय। उसके बाद 1960 से 3 अरब से 4 अरब होने में कितना समय लगा है, सिर्फ 15 वर्षों का समय। 4 अरब से 5 अरब जनसंख्या होने में लगा है 12 वर्षों का समय, और 5 अरब से 6 अरब होने में भी लगा है 12 वर्षों का समय। कि 1830 में आपकी जनसंख्या 1 अरब थी, 1930 में 2 अरब, 1960 में 3 अरब, 1975 में 4 अरब, 1987 में 5 अरब और 1999 में 6 अरब हो गई है। तो इस तरह से पता चल रहा है कि पिछले कुछ टाइम पीरियड से ही जनसंख्या बिल्कुल तीव्र गति से बढ़ी है आपकी। जो स्टार्टिंग पीरियड था, स्टार्टिंग में जनसंख्या बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रही थी आपकी। तो क्या विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एक नंबर के लिए कि पिछले 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से भी अधिक बढ़ी है। अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है।
प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं, कि हर साल पीछे विश्व की जो जनसंख्या है उसमें नए 8 करोड़ लोग भी जुड़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, विश्व जनसंख्या के दोगुना होने की अवधि। तो मानव जनसंख्या के प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लगे हैं, कि प्रारंभिक 1 करोड़ जनसंख्या होने में कितना समय लगा है, 10 लाख से भी अधिक समय लगा है। किंतु इसे 5 से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। अभी देखा था हमने कि 5 से 6 अरब होने में कितना समय लगा था, 12 वर्ष लगे थे। तो तालिका 2.2 को ध्यान पर तो यह दर्शाती कि विश्व जनसंख्या के दोगुना होने की अवधि तेजी से घट रही है। देखिए अभी देखा था हमने ये वाला जो बॉक्स था हमारा, जो ये वाला बॉक्स था, इसमें देखा था हमने कि स्टार्टिंग में लंबा टाइम लगा, लेकिन जो पीछे वाले टाइम है इसमें तेज़ी से जनसंख्या डबल होती जा रही है, कि पहले 30 वर्ष में हुई थी, पहले 100 वर्ष में हुई, फिर 30 में, फिर 15 में, फिर 12 में और फिर 12 वर्षों में। विभिन्न प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के दोगुना होने में अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या दोगुना करने में अधिक समय ले रहे हैं। देखिए जो देश विकसित अवस्था में पहुंच गए हैं, डेवलप हो चुके हैं, वहाँ पर क्या हुआ है, जो लोग छोटे परिवार रखने लगे हैं, ज़्यादा संतानें पैदा नहीं कर रहे हैं, इस वजह से क्या हुआ है, वहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि वो रुक गई है, और इसी वजह से उनकी जनसंख्या को दुगना होने में ज़्यादा समय लग रहा है। इसकी तुलना में जो विकासशील देश हैं, यहाँ पर अभी भी जो ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर दिया जाता है, तो इस वजह से जो जन्म दर है वो ज़्यादा है, लेकिन जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल गई हैं, इस वजह से जो मृत्यु दर है उसमें कमी आ गई है। तो इस वजह से इनमें जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, और इसी वजह से ये जल्दी ही इन क्षेत्रों की या इन देशों की जो जनसंख्या जल्दी दुगनी हो रही है। जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में हो रही है, जहां जनसंख्या विस्फोट हो रहा है आपका। तो देखते हैं विश्व जनसंख्या के दोगुना होने की अवधि, कि 1000 ईस्वी पूर्व जनसंख्या आपकी 50 लाख थी। उसके बाद 1650 ईस्वी तक की लगभग 1500 वर्षों में जनसंख्या हो गई आपकी 50 करोड़। उसके बाद 1804 में कितने 154 वर्षों के बाद जनसंख्या हो गई 50 से 100 करोड़। उसके बाद 1927 में 123 वर्षों के बाद जनसंख्या हो गई आपकी 200 करोड़। तो देखिए सबसे पहले 1650 में 50 लाख से 50 करोड़ होने में 1500 वर्ष लगे थे, फिर 50 करोड़ से 100 करोड़ होने में 154 वर्ष लगे, 100 करोड़ से 200 करोड़ होने में 123 वर्ष लगे हैं। उसके बाद 1974 में जनसंख्या हो गई 400 करोड़, और कितने वर्ष लगे, 47 वर्ष लगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो जनसंख्या की विश्व की जनसंख्या की दुगना होने की जो अवधि है उसमें कमी होती जा रही है। और 2025 में अनुमान है कि लगभग 51 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 800 करोड़ हो जाएगी। तो इस यहाँ क्या प्रदर्शित हो रहा है कि जो जनसंख्या दुगनी होने की अवधि में थोड़ी सी टाइम में वृद्धि हुई है। तो ये आपका डाटा है 2009-10 का। देखिए जनसंख्या वृद्धि दर दी गई है, अलग अलग देशों की जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर दिखाई गई है। तो कुछ देश हैं उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले, और कुछ हैं आपके निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाले। तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वालों की बात करें, सबसे पहले है लाइबेरिया। देखिए जो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है, ये देश आपको मिलेंगे अफ्रीका के हैं, और कुछ आपके एशिया के देश हैं। जो निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाले देश हैं, ये मिलेंगे आपको लगभग यूरोपियन कंट्री मिलेंगी सारी की सारी। तो देखते हैं, सबसे पहले लाइबेरिया है। लाइबेरिया में जो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है 8.2 है। उसके बाद सोमालिया में 4.2 है, यमन में 3.7 है, सऊदी अरब में 3.4 है, ओमान में 3.3 है। ये हैं उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले देश। उसके बाद निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाले देश की बिल्कुल जिनकी सबसे कम जनसंख्या वृद्धि है, सबसे पहले है लैटविया -1.5 है, एस्टोनिया -1.2 है,
रूस, यूक्रेन, अल्बानिया की -0.6 है। बुल्गारिया, क्रोएशिया, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, जर्मनी, पुर्तगाल की -0.1 है। स्पेन, इटली, डेनमार्क की 0 है। तो आइए अब इन सभी देशों की लोकेशन देखते हैं मैप पर कहाँ कहाँ हैं ये। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लाइबेरिया की। तो ये है आपका लाइबेरिया, ये है आपका लाइबेरिया। देखिए जो अफ्रीका महाद्वीप है, पश्चिमी अफ्रीका में यहाँ छोटा सा देश है लाइबेरिया। तो इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है 8.2। उसके बाद दूसरा था आपका सोमालिया। तो जो अफ्रीका में ही पूर्वी अफ्रीका में यहाँ पर लोकेशन ये है आपका सोमालिया, ये वाली लोकेशन है, ये वाला है आपका सोमालिया। इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो थी आपकी 4.2। उसके बाद बात करते हैं यमन की। तो देखिए ये मध्य एशिया का एरिया है आपका, सॉरी एशिया कॉन्टिनेंट है, ये सऊदी अरब, इसके नीचे 2 देश हैं, ये इस साइड वाला, ये वाला है यमन, ये वाला है ओमान। तो जो ये यमन है, यमन की जो जनसंख्या वृद्धि दर वो है 3.7। उसके बाद बात करते हैं सऊदी अरब की आपकी, ये वाला है सऊदी अरब, इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है आपकी 3.4। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ओमान, ओमान की जनसंख्या वृद्धि दर है 3.3। ये हैं आपके उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले देश। कौन कौन से थे? लाइबेरिया, सोमालिया, यमन, ओमान और सऊदी अरब। इन सभी की जो जनसंख्या वृद्धि दर वो अधिक है आपकी। अब बात करते हैं निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाले देश। तो सबसे पहले था हमारा लैटविया, लैटविया की थी हमारी, देखिए यहाँ पर ये देश है आपका लैटविया, यहाँ पर है ये। तो इसकी जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर थी -1.5 थी। उसके बाद दूसरा था हमारा एस्टोनिया, इसके ऊपर ही है बिल्कुल, इसके बिल्कुल ऊपर ही यहाँ लोकेशन है एस्टोनिया की, और इसकी जनसंख्या वृद्धि दर थी -1.2। तो ये नीचे वाला तो था लैटविया, इसके ऊपर वाला है आपका एस्टोनिया। उसके बाद आता है रूस। देखिए जो रूस है आपका, इसका कुछ भाग एशिया में है, कुछ भाग यूरोप में है। तो आप कह सकते हैं लगभग ये आपका रूस है, तो ये रूस है, ये है आपका रूस। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट है आपका यूक्रेन, यहाँ पर ये देश है आपका यूक्रेन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अल्बानिया। देखिए यहाँ पर जो इटली है, इटली के यहाँ से पड़ता है ये देश है आपका अल्बानिया, यहाँ लोकेशन है इसकी यूरोप में ही है ये। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बुल्गारिया। तो देखिए जो अल्बानिया के साथ लगता है, यहाँ पर ब्लैक सी है, उसके साथ लगता है ये देश है आपका यहाँ बुल्गारिया। उसके बाद आता है क्रोएशिया। तो यहाँ पर जो इटली के यहाँ पर यहीं पर पड़ता है आपका एक छोटा सा देश है ये क्रोएशिया। उसके बाद आता है स्लोवानिया। तो इसके ऊपर ही है, अल्बानिया के ऊपर ही है थोड़ा सा, तो ये देश है आपका स्लोवानिया। तो इन सभी, उसके बाद जर्मनी और पुर्तगाल। देखिए ये है आपका जर्मनी और ये है यहाँ पर पुर्तगाल। इन सभी में जो जनसंख्या वृद्धि दर वो थी आपकी -0.1। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आपके स्पेन, इटली और डेनमार्क। तो ये है आपका स्पेन, ये है आपका जो लंबा सा है ये है इटली, और ये वाला देश यहाँ छोटा सा ये है आपका डेनमार्क। इनकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है आपकी 0 है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि कौन से जो देश हैं उनमें जो जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। तो अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जो देश हैं उनको अंडरलाइन किया गया है। देखिए लाइबेरिया, सोमालिया, यमन, ओमान और सऊदी अरब। और जो निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाले देश हैं वो आपके सारे के सारे ऊपर दिए गए हैं, और इनमें अधिकतर कहाँ पर है आपके जो यूरोप महाद्वीप है उसके अंदर शामिल है। अब पढ़ते हैं जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप।
तो देखिए, विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है कि विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। तो देखिए, जो विश्व की जनसंख्या की वृद्धि दर है कभी भी एक जैसी नहीं रही है, कि न तो वो एक महाद्वीप की तुलना में दूसरे महाद्वीप की तुलना करें उसमें एक जैसी नहीं रही है, या हम समय के अनुसार तुलना करें तो उसमें भी इसमें परिवर्तन होता रहा है। तो जब हम क्षेत्रीय या स्थानिक आधार पर वृद्धि दर का अध्ययन करें तो मुख्यतः जो विकसित और कम विकसित देश हैं, कि विकसित और विकासशील देशों की बात करते हैं, तो इन दोनों की तुलना की जाती है। तो जो जनसंख्या की वृद्धि दर है, जो विकसित देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा, जापान, यूरोपियन देश हो गए आपके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि, तो इनमें जो जनसंख्या वृद्धि दर वो क्या है आपकी, कम पाई जाती है। तथा जो कम विकसित देश हैं आपके, उनमें जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो अधिक पाई जाती है आपकी। तो जनसंख्या वृद्धि, इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि जो आर्थिक विकास का स्तर है, जो आर्थिक विकास का स्तर है और जो जनसंख्या वृद्धि की दर है, इनमें नकारात्मक सहसंबंध या ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है आपका, कि अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो वहाँ पर जो आर्थिक विकास क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अगर किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास ज़्यादा हुआ है तो वहाँ जनसंख्या वृद्धि भी आपकी कम होती जाएगी। तो इन दोनों में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है, कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अगर आर्थिक विकास ज़्यादा है तो जनसंख्या वृद्धि कम मिलेगी, अगर आर्थिक विकास कम है तो जनसंख्या वृद्धि आपकी ज़्यादा मिलेगी। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की वार्षिक दर 1.4% निम्न प्रतीत होती है। लगभग ये है 2004-05 के अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर है आपकी 1.4%। निम्न प्रतीत होती है, वास्तव में ऐसा नहीं है। देखिए कि जनसंख्या जो प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही है, 1.4% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो सुनने में हमें क्या लगता है कि बिल्कुल आराम से बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसकी तुलना में 1.4 भी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए, जो धीमी वार्षिक वृद्धि दर है, जब बहुत बड़ी संख्या के लिए प्रयुक्त होती है तो जनसंख्या में भारी परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए 1.4% वार्षिक वृद्धि दर से भी अगर विश्व की जनसंख्या लगभग 6.5 अरब के आसपास है, अगर उसमें 1.4% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो विश्व की जनसंख्या में हर वर्ष लगभग 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, 8 करोड़ लोगों की वृद्धि हो जाती है इतनी कम वार्षिक वृद्धि दर से भी, क्योंकि विश्व की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जब एक वार्षिक वृद्धि दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो इसे जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होता है। यद्यपि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। प्रसव के दौरान मृत्यु दर की भांति शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि हुई हो सकती है आपकी। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि की 2 टेबल दी गई हैं आपकी। देखिए, जो एनसीईआरटी के 2 अलग अलग एडिशन हैं आपका, ये है पुराना और ये है जो अब नया 2019-20 का है, उसके अकॉर्डिंग जो टेबल दी गई है। तो देखिए, 2004-05 में जो विश्व की जनसंख्या में अनुमानित कितनी वृद्धि हुई थी, 1.4% थी। जो 2015 में कितनी है, 1.2% है, कि जो विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें कमी होती जा रही है। देखिए, 1990-95 में 106 थी, 2004-05 में 1.4 हुई और 2010-15 में हो गई 1.2। तो देखिए, हम करते हैं नए वाली टेबल कि 2015 के अनुसार तो अफ्रीका की जो जनसंख्या, जो वृद्धि दर थी वो थी 1990-95 में 2.4 थी और जो 2010-15 में बढ़कर हो गई 2.6। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप की है, वो है आपकी अफ्रीका की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 1 नंबर में बनता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है, वो है आपका अफ्रीका। उसके बाद यूरोप की बात करें कि 0.2 से 0.1
उसके बाद उत्तर अमेरिका में 1990-95 में 1.4 थी, जो कम होकर 2010 से 15 में हो गई 0.8। जो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन की, जो आपका मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह है, उनकी जो 1990-95 में जो जनसंख्या वृद्धि दर 1.7 थी, जो कम होकर 1.1 हो गई है। उसके बाद एशिया की जो जनसंख्या वृद्धि दर 1990-95 में थी 1.6, 2004-05 में थी आपकी 1.4, और जो कम होकर 2010-15 में हो गई है 1.0, कि जो एशिया की जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें कमी होती जा रही है आपकी। जो ओसेनिया है, ओसेनिया में क्या क्या शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप समूह है। तो इनकी जो 1990-95 की जनसंख्या वृद्धि दर वो 1.5 थी, जो 2010-15 में भी 1.5 दिखाई गई है आपकी। तो ये थी महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की दर आपकी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं इसमें, एक तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप अफ्रीका है आपका। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है आपका, यूरोप है। उसके बाद जो विश्व की जो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 2004-05 के अनुसार है 1.4, 10-15 के अनुसार है 1.2 है आपकी। तो जनसंख्या परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है, फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। कि देखिए विकासशील अर्थव्यवस्था वहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि होना अपेक्षित है, लेकिन फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जब जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होती जाती है तो वो समस्याओं को उत्पन्न करती हैं। तो इसका प्रभाव पड़ता है आपके संसाधनों पर, कि वहाँ जो संसाधन पाए जाते हैं जो आपकी जनसंख्या का भरण पोषण करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनका ह्रास अधिक होता जाएगा। तो जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो इसका क्या होगा, संसाधनों का ह्रास अधिक तीव्र गति से होने लगेगा। तो जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय है। यह इंगित करता है कि वे संसाधन जो पहले जनसंख्या का पोषण करते थे अब उस जनसंख्या के पोषण में सक्षम नहीं रहे हैं, कि जैसे जैसे संसाधनों पर दबाव बढ़ता जाएगा धीरे धीरे उनकी जो अक्षमता खत्म होती जाएगी। उसके बाद कुछ बीमारियां हैं जैसे एड्स, HIV। तो HIV की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक नंबर में क्वेश्चन है आपका एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जैसी घातक महामारियों ने अफ्रीका, जो स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल CIS के कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और औसत जीवन प्रत्याशा घटा दी। कि औसत जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि आप अनुमानतः कितने साल जियोगे, कि आपकी कि पूरे के पूरे जैसे देश हो या कोई महाद्वीप है तो या पूरे विश्व की जो जीवन प्रत्याशा निकाली जाती कि औसत कोई व्यक्ति कितने साल जिएगा। तो जैसे ये बीमारियां थी, HIV बीमारी फैल गई है, जैसे जो प्लेग वगैरह थी, जैसे बुखार वगैरह पीछे फैले थे, तो उनकी वजह से क्या हुआ है, जो अफ्रीका और स्वतंत्र राष्ट्रों के कुछ देश थे और एशिया में जो मृत्यु दर में वृद्धि हो गई है और जीवन प्रत्याशा में भी कमी हुई है। इससे जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हो गई है। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो भारत की जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है, और कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में 318 वर्ष लगेंगे, जबकि कुछ देशों को अभी भी दोगुनी होने के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। कि जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 1.64% है, लेकिन जो कुछ विकसित देश हैं, जो यूरोपियन कंट्री हैं, उनको अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में कितने समय लगेगा, लगभग 318 वर्ष लगेंगे। लेकिन कुछ यूरोपियन कंट्री ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है और उनमें जनसंख्या के दोगुना होने के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं आपके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत।
तो देखिए कि जैसे जैसे कोई देश आर्थिक विकास की सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है, कि जैसे जैसे अपना विकास करता जाता है, तो उसकी जन्म दर और मृत्यु दर उसमें परिवर्तन होने लगते हैं। कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है तो वहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर में भी कमी होती जाती है और उस देश का विकास होने लगता है। तो जो जनसंख्या का विकास होता है, तो किसी देश का विकास होगा या जो जनसंख्या का विकास होगा वो कुछ क्रमिक अवस्थाओं में की अलग अलग स्टेज में होता है और उन्हें ही कहा जाता है जनांकीय संक्रमण की अवस्थाएं। तो विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या अपने आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ संक्रमण की अलग अलग अवस्थाओं से गुजरती हैं। तो इन अवस्थाओं का जो चक्कर होता है उसे ही कहा जाता है जनांकीय या जनसंख्या चक्कर। तो देखिए पढ़ते हैं कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन, भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण और खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी देश की जो जनसंख्या है उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। कि जैसे ही कोई समाज है ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित अवस्था में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर उच्च जन्म दर थी, उच्च मृत्यु दर थी, तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगी, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो जाती है। तो ये परिवर्तन की अवस्थाओं में होते हैं, तो जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्कर के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ग्रामीण और खेतीहर से जैसे ही समाज जाएगा नगरीय और औद्योगिक में, तो जन्म मृत्यु में यहाँ पर क्या थी, जन्म मृत्यु ज़्यादा थी और यहाँ पर जन्म मृत्यु क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत 3 अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है, तो इसमें 3 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं। तो देखिए बात करते हैं पहली अवस्था की। तो प्रथम अवस्था में, तो प्रथम अवस्था मतलब यहाँ तक की जो फर्स्ट स्टेज है इसकी बात करते हैं, ये वाली फर्स्ट स्टेज इसकी बात करते हैं। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है, जो उच्च प्रजननशीलता मतलब कि उच्च जन्म दर, प्रजननशीलता क्या होती है, फर्टिलिटी, जन्म दर, और उच्च मृत्युता मतलब मृत्यु दर होती है। पहली अवस्था में जन्म भी अधिक होते हैं, मृत्यु भी अधिक होते हैं, क्योंकि लोग महामारियों, भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। क्योंकि इस स्टेज में क्या है, महामारियां फैल जाती हैं, भोजन की अनिश्चित आपूर्ति होती है, क्योंकि हमारा समाज है क्यों विकसित अवस्था में नहीं आया है, अभी भी प्रारंभिक अवस्था है हमारे समाज की। तो जो महामारियां फैलती हैं, भोजन नहीं मिलता, अकाल पड़ जाते हैं, इससे क्या हो जाता है, ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाती है, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करके की जाती है। तो इसी वजह से मरते ज़्यादा हैं और जन्म भी ज़्यादा होते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग क्या करते हैं, खेती में कार्यरत होते हैं। तो इस स्टेज में जो बड़े परिवारों को ही संपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, कि औसत जो आयु है, कि जीने की औसत आयु क्या होती है, निम्न होती है। अधिकांश लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं और उनके प्रौद्योगिक की जो टेक्नोलॉजी के स्तर निम्न होते हैं। तो 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे, कि आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व विश्व के लगभग सभी देश इस अवस्था में थे आपके। तो जो वर्तमान की बात करें तो बांग्लादेश वर्षा वनों के जो आदिवासी हैं और अफ्रीका के कुछ देशों के आदिवासी हैं वो इसी स्टेज में हैं आपके। तो तो पहली स्टेज में क्या पढ़ा है हमने, कि जो जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होती है। क्यों, क्योंकि लोग महामारी, कुपोषण के शिकार होते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है, अधिकांश लोग कृषि कार्य करते हैं, बड़े परिवारों को ही संपत्ति माना जाता है, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकतर लोग अशिक्षित होते हैं, जो टेक्नोलॉजी या तकनीकों का स्तर क्या है, निम्न है। तो इस कारण जो अधिक उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ये थी आपकी फर्स्ट स्टेज। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की आपकी। तो सेकंड स्टेज कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो अवस्था है ये है सेकंड स्टेज।
तो देखिए, तो द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, कि जो द्वितीय अवस्था आती है उसके प्रारंभ में ये ऊपर वाली तो ये वाली तो है आपकी जन्म दर, और जो नीचे वाली ये है आपकी मृत्यु दर को प्रदर्शित कर रही है। तो जो जन्म दर है द्वितीय अवस्था में क्या है, ऊंची बनी रहती है। प्रजननशीलता मतलब जन्म दर ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है, लेकिन एक समय के बाद ये क्या घटना शुरू हो जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। तो इस अवस्था में, दूसरी अवस्था में क्या होता है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो जाता है, तो इस वजह से जो मृत्यु दर कम हो जाती है। तो मृत्यु दर में कमी के साथ ये अवस्था शुरू होती है। इस अंतर का कारण जनसंख्या में होने वाला सुदयोग उच्च होता है। तो देखिए, जन्म दर क्या है, ज़्यादा है, और मृत्यु दर क्या हो गई, कम हो गई। तो इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, ज़्यादा होती है इस स्टेज में। तो देखिए सेकंड स्टेज क्या है, जो प्रारंभ में जन्म दर अधिक है, लेकिन समय के साथ साथ जन्म दर में क्या हो गई, कमी हो जाती है। जो मृत्यु दर है वो स्टार्टिंग से ही क्या कम होना शुरू हो जाती है। मृत्यु दर कम क्यों हुई है, क्योंकि जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं शुरू हो गई है मिलनी, जो टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो इससे क्या मृत्यु दर में कमी आई है। और इसकी तुलना में जन्म दर क्या है, स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को ये लगने लग जाता है कि अब ज़्यादा लोग नहीं मर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जीवन प्रत्याशा अधिक हो गई है, तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा करना भी कम कर देते हैं और धीरे धीरे छोटे परिवारों पर आ जाते हैं। इससे जन्म दर भी कम हो जाती है आपकी। ये थी आपकी सेकंड स्टेज। बात करते हैं थर्ड स्टेज की। अब बात करते हैं इस अवस्था की। तो जो सेकंड स्टेज है, उस सेकंड स्टेज का फर्स्ट पार्ट में पीरू देश शामिल है, जो इसके जो जन्म दर और मृत्यु दर कम हो गई है, तो इसमें श्रीलंका और केनिया शामिल हैं। अब बात करते हैं तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में आते हैं आपके विकसित देश हैं। तो अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती हैं आपकी। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है, कि जन्म दर भी उतना ही है, मृत्यु दर भी उतना ही है, तो इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही है आपकी। तो तीसरी स्टेज में जो जनसंख्या नगरीय है और शिक्षित हो जाती है, उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है, ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। कि नगरीय नगरों में लोग रह रहे हैं, छोटे परिवार को ही संपत्ति माना, यहाँ क्या था, बड़े परिवारों को संपत्ति माना जाता था, यहाँ छोटे परिवारों को संपत्ति माना जाता है। टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो अब ये पढ़े लिखे लोग हैं कि जो परिवार के आकार को नियंत्रित करते हैं, कि सोच समझ कर ही अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं। तो इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है, कि अपनी जो जन्म दर है उसको कंट्रोल करने की योग्यता रखती है। कि वर्तमान के विभिन्न देश जनांकीय संक्रमण की अलग अलग अवस्थाओं से गुजर रही हैं। तो थर्ड स्टेज से कौन से जो विकसित देश, जैसे आपके कनाडा हो गया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि, ये देश तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। देखिए डायग्राम एक बार दोबारा देखते हैं। अलग अलग 3 स्टेजें हैं। जो नीचे वाले हैं ये दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है, ये है टाइम को प्रदर्शित करता है यहाँ पर। ये एक्स एक्सिस है जो टाइम को दिखा रहा है, जो वाई एक्सिस है ये जन्म मृत्यु दर दिखा रहा है प्रति 1000 में। तो जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, स्टेज फर्स्ट, तो देखिए जो रेड कलर है ये दिखा रहा है आपकी बर्थ रेट को, और जो आपका दूसरा कलर है ये दिखा रहा है आपकी डेथ रेट को। ब्लू कलर है जो ये डेथ रेट को, जो रेड कलर है आपका ये दिखा रहा है बर्थ रेट को। तो जो स्टेज फर्स्ट होती है इसमें क्या होता है, बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स आर हाई, जो जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती हैं, अधिक होती हैं। इसका क्या कारण होता है, क्योंकि लोग महामारी कुपोषण का शिकार हो रहे थे, तो इस वजह से लोगों के अंदर डर था, तो वो क्या कर रहे थे, बड़े परिवारों को ही संपत्ति मान रहे थे, कि क्या पता कितने बच्चे पैदा करें, उनमें से कोई बचे या ना बचे। तो इसलिए यहाँ पर मृत्यु दर भी अधिक थी और जन्म दर भी अधिक थी आपकी, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग अशिक्षित थे, जीवन प्रत्याशा की औसत आयु निम्न थी, जो टेक्नोलॉजी तकनीकी ज्ञान भी निम्न था, तो जिस कारण यहाँ पर उन्नत सुविधाओं की कमी थी। तो इसी वजह से पहली स्टेज में क्या था, जन्म और मृत्यु दर दोनों अधिक थी। तो इसके एग्जाम्पल है, जैसे बांग्लादेश वर्षा वनों के
आदिवासी हो गए। अफ्रीकन कुछ देश हैं जैसे सूडान, कांगो, घाना, अंगोला, रोडेशिया। तो इनमें जो ये फर्स्ट स्टेज में है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर आदिवासी लोग रहते हैं, तो इस वजह से ये सारे के सारे देश अब भी पहली अवस्था में पाए जाते हैं। अब बात करें दूसरी स्टेज की, तो जो दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था के प्रारंभ में देखिए ब्लू वाली लाइन नीचे आ गई है, तो दूसरी अवस्था के जो प्रारंभ में डेथ रेट क्या होने लगी है, डिक्लाइन या कम होना शुरू हो गई है। डेथ रेट डिक्लाइंस ड्यू टू इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव्ड मेडिकल केयर, कि जो फूड प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी आ गई है, उत्पादन ज़्यादा होने लगा है, इसलिए लोग ज़्यादा कुपोषण का शिकार नहीं होते हैं, खाने के लिए अनाज मिल रहा है, अकाल नहीं पड़ रही हैं। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटी मिलने लगी है, तो इस वजह से भी जो मृत्यु दर है उसमें क्या आ गई है, कमी आ गई है, कि लोगों जो पहले ज़्यादा मर रहे थे अब उनकी मरने की संख्या में क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो इस स्टेज की पहली अवस्था में क्या है, बर्थ रेट ज़्यादा है, क्योंकि लोग अब भी डरे हुए हैं कि अब तक मर जाए, क्या पता आगे और समस्याएं जाए, तो इसलिए क्या है, जो बर्थ रेट है, जो जन्म दर स्टार्टिंग में क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। लेकिन जब लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि हाँ अब कम मर रही हैं, तो धीरे धीरे बर्थ रेट भी कम होना शुरू हो जाती है। बर्थ रेट डिक्लाइन ड्यू टू इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड एक्सेस टू बर्थ कंट्रोल, कि जो बर्थ कंट्रोल करने लगे हैं, कि अधिक बच्चे नहीं पैदा कर रही हैं, महिलाओं को अधिक अधिकार मिलने शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से भी जो जन्म दर में कमी आनी शुरू हो गई है आपकी। उसके बाद बात करते हैं तीसरी स्टेज की। दो सेकंड स्टेज में पेरू, श्रीलंका, केन्या ये देश शामिल होते हैं। उसके बाद बात करें थर्ड स्टेज की, तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर अपनी निम्न अवस्था में आ जाते हैं, कि जो मृत्यु दर का है वो तो बिल्कुल स्टेबल हो जाती है, और जो जन्म कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कभी थोड़ा कम हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या लगभग स्थिर हो जाती है आपकी। तो बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स आर लो, बिल्कुल कम हो जाते हैं, और ये अवस्था होती है आपकी विकसित देशों की, कि जब लोग बिल्कुल शिक्षित हो जाते हैं, नगरीय जनसंख्या होती है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, और छोटे परिवारों को ही अपनी संपत्ति माना जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो ये थी इसकी तीसरी स्टेज आपकी। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो जनसंख्या को नियंत्रण कैसे किया जाए, तो परिवार नियोजन का काम, जो परिवार नियोजन है उसका काम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उनमें अंतराल रखना है, कि कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं कि बच्चों में अंतराल किया जाए या ज़्यादा बच्चों को पैदा न किया जाए। तो परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी भूमिका निभाती है, कि जो परिवार नियोजन की ज़्यादा बच्चे न पैदा करें, कम से कम छोटे परिवार रखें, तो इसकी वजह से क्या होता है, महिलाओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो प्रचार जैसे गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक होते हैं, कि अनेक ऐसी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हैं कि जिनकी सहायता से आप अपने परिवारों को छोटा रख सकते हैं। थॉमस मोल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा था, कि जो थॉमस मोल्थस था उन्होंने सिद्धांत दिया था 1798 में, उन्होंने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ेगी, कि जो लोगों की संख्या में उतनी तेज़ी से जो खाद्य संसाधन उनमें वृद्धि नहीं होगी, बल्कि उनकी तुलना में जनसंख्या अधिक तेज़ी से बढ़ेगी। तो जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी और युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। तो ये थॉमस मोल्थस का विचार था आपका, 1798 में दिया था, कि जो खाद्य पदार्थों की तुलना में जनसंख्या अधिक तेज़ गति से बढ़ेगी, और इसके कारण क्या होगा, खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी, और चारों ओर अकाल फैल जाएगा, लोगों में बीमारियां फैल जाएंगी, एक दूसरे के साथ युद्ध हो जाएंगे, और इसी से जनसंख्या एकदम से गिरावट के रूप में सामने आएगी। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं थर्ड चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।